हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग ना ITR 6 प्रिपेयर करेंगे, वो भी कंप्यूटेक्स की सहायता से। इसकी कंप्यूटेक्स की सहायता से। और ये जो कंपनी है ITR 6 बेसिकली कंपनी केस में होता है, और ये कंपनी आपकी सेक्शन 8 वाली कंपनी है। सबसे पहले इसका मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी ऑफिस में, वो ऑलरेडी हो चुका है। मास्टर कैसे क्रिएट होगा उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे। एक चीज और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर आपने मास्टर क्रिएट कर लिया है तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पे मास्टर को सिलेक्ट करना होगा। ये मैं टैक्स में आ चुका हूँ, कंपनी ऑफिस सॉफ्टवेयर है। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो ना सॉफ्टवेयर को, लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है। आपको टैक्स पे क्लिक करना है। टैक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, है ना, पार्टी को सिलेक्ट करना होगा। पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद में ये आप देख सकते हैं, मैंने वेलफेयर फाउंडेशन को सिलेक्ट कर लिया, है ना। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको डबल पे क्लिक करना है। इस पार्टी पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये मास्टर कैसे क्रिएट होगा, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग ITR 6 प्रिपेयर करेंगे इस कंप्यूटेक्स की सहायता से। सबसे पहले आपको रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 21-22। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं, आपको परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाना है। सबसे पहले आपको परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाना है। परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में स्टार्टिंग में आपको ये टैब दिख जाएगा आपको डायरेक्टर का। इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। डेजिग्नेशन, नाम, पैन नंबर, एड्रेस, सिटी, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर टिन नंबर डालना पड़ेगा, है ना। ये सब डालने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे फिर आपको डायरेक्टर का डेजिग्नेशन डालना है, फिर आपको नाम डालना है, फिर आपको पैन नंबर डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, फिर आपको सिटी सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, इंडिया सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और यहाँ पे आपको टिन नंबर डालना होगा। इतना डालने के बाद में आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको प्राइवेट है ना, सेक्शन 8 में प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में जितने भी आपने मास्टर में बैंक दे रखे हैं वो आपको सभी बैंक देने पड़ेंगे कंपनी के। यहाँ पे आपको वो नंबर ऑफ बैंक यहाँ पे डाल देना है। उसमें से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक ही बैंक है ना। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस से पहले आपको नेचर ऑफ ऑडिट, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो है नहीं, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर तो है नहीं, टर्नओवर तो नीचे है और सेक्शन 8 वाली कंपनी है ना। तो टैक्स ऑडिट नहीं, यहाँ पर अदर ऑडिट में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिंपली आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको साइनिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन डालनी है। साइनिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन में आपको नाम डालना है यहाँ पर सिंपली, है ना। साइनिंग जो इनकम टैक्स में साइन करेगा, है ना, इनकम टैक्स की जो ITR 6 है उसमें कौन डायरेक्टर साइन करेगा उसका आपको नाम डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, जेंडर सिलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है, आपको पैन नंबर डालना है, पिताजी का नाम डालना है। इतना करने के बाद में आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना है। ओके, एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में ये आपका परमानेंट इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में चूंकि इसका बैलेंस शीट और P&L बना हुआ है, हम लोग बैलेंस शीट और P&L को सबमिट करते हैं, मतलब फिल करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में आपको अगेन जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके, अगर देखिए यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका यदि जवाब यस है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। वेदर ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड विद अ पर्सन जो लोकेटेड है जुडिशियली नोटिफाइड एरिया में, तो उसके साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं, हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देते हैं। वेदर असजी रेसिडेंट ऑफ कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी विद विच इंडिया हैज अ एग्रीमेंट, क्या जो असजी है रेसिडेंट है किसी ऐसी कंट्री में या स्पेसिफाइड टेरिटरी में जिसका इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देते हैं, है ना। वेदर असजी इज रिक्वायर्ड सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू कंपनीज, नहीं कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, नो पे क्लिक कर देते हैं। क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल, क्या असजी लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, नहीं, नो पे क्लिक कर देते हैं। क्या असजी कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, नहीं है। क्या प्रोड्यूसर कंपनी है, नहीं है। ये सब करने के बाद में आपको ऑडिटर पे क्लिक करना है, ऑडिटर वाले टैब पे। इसके बाद में ये पूछा गया है, क्या भैया आपकी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखाई जा रही है, भैया कंपनी के केस में प्रेजेंटिव वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देते हैं।
नीचे आप देखिए क्या ऑडिट आपका जो भी आपके अकाउंट्स हैं क्या ऑडिटेड हुए हैं अकाउंटेंट के द्वारा, यस टिक करना है। आपको यहाँ पे डेट डालनी है, ऑडिट की डेट क्या है, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या वो डाल देना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको नाम डालना है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर डालना है, यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ द ऑडिटर का सिंपल यहाँ पे नेम डालना है। मैं एक बार ना यहाँ पे आपको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट में देखता हूँ एक बार यहाँ पे ना एक बार, हाँ ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने दोबारा सिलेक्ट करा ना तो यहाँ पे नाम आ गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मेंबरशिप नंबर आ गया, यहाँ पे फर्म का नाम आ गया, मेंबरशिप नंबर आ गया, यहाँ पर फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन आ गया ऑडिटर का, यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डल गई और डेट ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग किया वो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में आपको नेचर ऑफ कंपनी में सिलेक्ट करना है, देखिए ना तो ये होल्डिंग कंपनी है ना सब्सिडी कंपनी है, तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बेनिफिशियरी ओनर मतलब शेयर होल्डर कौन है वो आपको उसकी डिटेल देनी है, जिसके पास में 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। देखिए डायरेक्टर तो 2 हैं बट शेयर होल्डर 3 है, तो हमने तीनों शेयर होल्डर की डिटेल यहाँ पर दे दी है, नाम दे दिया है, एड्रेस दे दिया है, यहाँ पे हमने भैया उनका शेयर होल्डिंग बता दिया, पैन नंबर दे दिया। इसके बाद में हम लोग ओनर इन्फॉर्मेशन में आएंगे। ओनरशिप इन्फॉर्मेशन में अनलिस्टेड कंपनी के केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो चूंकि ये पब्लिक कंपनी है नहीं तो ये वाला क्लॉज लगता नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस में सोशल एंड कम्युनिटी वर्क है इनका, है ना, अदर कम्युनिटी सोशल सर्विस है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। मैं एक बार देख लेता हूँ एजुकेशन, चूंकि इनका ना जो काम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आई थिंक शायद एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं है, तो हम लोग अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली फर्म का कंपनी का नाम डालना है, बिजनेस टाइप में आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है, प्रेजेंटिव वाला नहीं करना है। फिर हम लोग इस वाले कॉलम पे इस वाले टैब पे क्लिक करते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको स्टार्टअप का कोई रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, कोई नहीं मिला हुआ, हम लोग सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बैलेंस शीट और P&L की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देनी है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अपनी बैलेंस शीट ओपन करके रखनी है। ये मेरे पास में बैलेंस शीट है, तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का अगर मैं देखूँ तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, 24,370 रुपये माइनस में दे रखा है ना, और अदर लायबिलिटी दे रखी है। ये तो है लायबिलिटीज वाला पोर्शन, ये है असेट्स वाला पोर्शन। असेट्स आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस है सिर्फ और कुछ नहीं है ना। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि करके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑथोराइज कैपिटल डाल दी, ये आप बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं ऑथोराइज कैपिटल, है ना, ये आपको नोट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं ऑथोराइज कैपिटल है। ये कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑथोराइज कैपिटल इतनी है 1 लाख रुपए की, और आपकी सब्सक्राइब इशूड कैपिटल भी 1 लाख रुपए की है, ये हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद में आपको सरप्लस बैलेंस डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो आपका नेगेटिव में है, तो आप ये देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस का जो शेड्यूल है ये आप देख सकते हैं 4th शेड्यूल, इसका बैलेंस आप देख सकते हैं। चूंकि ये लॉस है और कंपनी अभी भी रिसेंटली इसी साल बनी है और इस साल में कंपनी को लॉस हो चुका है, कितना हो चुका भैया 24,370 रुपये का ना, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का हमने बैलेंस डाल दिया। सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में हमने बैलेंस डाल दिया। क्लियर है, नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव में डाल दिया। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन मनी कोई नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई नहीं है कंपनी का, बस एक ही वो अदर्स पेबल रह गए, वो भी करंट नेचर के हैं, है ना, कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज कोई है नहीं, आपका जो करंट लायबिलिटीज है शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोई है नहीं, ट्रेड पेबल में कुछ है नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज है, तो हम आपको यहाँ पर तीसरी वाली बैलेंस शीट में क्लिक करना है ना टैब पे। उसके बाद में आप देख सकते हैं अदर पेबल में हमने 10,000 डाल दिए। क्लियर है, करंट लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं अदर ऑडिट फीस पेबल आ रही है 10,000 रुपए की, वो हमने यहाँ पे डाल दी अदर्स पेबल में। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, बैलेंस शीट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको अगेन आगे वाले में। यहाँ पे हम लोग अब असेट्स की डिटेल देंगे। असेट्स की डिटेल में पहले ना मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ। देखो नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स असेट्स तो कोई है नहीं, सिर्फ इनका कैश एंड बैंक और बैंक का बैलेंस है, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट में ही। बैलेंस शीट में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप ये देख सकते हैं नॉन करंट असेट्स कुछ नहीं है, करंट असेट्स में है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं, देखिए इन्वेंटरी कोई नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल कोई नहीं है। हाँ, इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब बैलेंस विद बैंक है और कैश इन हैंड है, वो हमने डाल दी है यहाँ पर। डालने के बाद में आप देख सकते हैं डिफरेंस आ जाता है 0। तो ये तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, कंप्यूटर टैक्स में कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, आपको ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। सेल ऑफ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस देते हैं ये आपकी मैंने कहा सेक्शन 8 कंपनी है, जिसे हम लोग एनजीओ कहते हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी है, तो इसने एजुकेशन की सर्विस दी हुई है, तो यहाँ से उसको इतना रिसीप्ट हुआ वो हमने डाल दिया सेल ऑफ सर्विस। ठीक है, सेल ऑफ सर्विस में आने के बाद में
अब हम लोग देखते हैं आगे काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर हैं हमारे, तो वो आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पर डालने पड़ेंगे, है ना। अब हम लोग नीचे चलते हैं, सैलरी एंड वेजेस है, तो सैलरी एंड वेजेस में हमने डाल दिया। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारे एक्सपेंसेस के और इनकम के ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है। मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, एक्सपेंसेस के और इनकम के ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड हैं। तो आपके यदि जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके लेजर क्रिएटेड हैं तो वो आप स्पेसिफिक हेड में डालोगे, अदरवाइज आपको डालना पड़ेगा अदर्स में। मैं भी आपको बता दूंगा। फिलहाल में सैलरी एंड वेजेस का यहाँ पर लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, या तो देखो ये रेंट का भी क्रिएटेड है तो रेंट एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे डाल देंगे। सैलरी एंड वेजेस का क्रिएटेड है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको ना एक्सपेंसेस की लिस्ट दिखा देता हूँ। सैलरी एंड वेजेस हमने डाल दिया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का ऑलरेडी क्रिएट है, अगर है तो आप एडवर्टाइजमेंट में डाल देंगे। फिलहाल में हम लोग ना इन सब जो भी बाकी एक्सपेंसेस रह गए उसको हम लोग ना जनरल में दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में आना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडिट फीस हमने अलग डाल दी 10,000 रुपए की। अदर एक्सपेंसेस में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस रह जाते हैं उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे बैंक चार्जेस हो गया, है ना, जो भी आपके एक्सपेंसेस रह जाते हैं वो हमने यहाँ पर दिखा दिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको और बताया था, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। हाँ ये रहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो हमने अलग डाल दिए, है ना। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसका यदि लेजर ग्रुप क्रिएट है, लेजर क्रिएट है तो आप उस हेड में डाल दीजिए। जैसे ये क्रिएटेड है, और अगर क्रिएटेड नहीं है तो आपको अदर एक्सपेंसेस में टोटल डाल देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये है आपके अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में आपको डबल क्लिक करना है और आपको पहले एक्सपेंसेस का नाम डालना है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस का नाम डालना है। नाम डालने के बाद में यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है। अब हम लोग एग्जिट कर देते हैं, है ना। मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। एग्जिट भी कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम ये दिक्कत क्यों आ रही है। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और जहाँ पर ना मैं एक बार ना ये वाला टैब डिलीट कर देता हूँ। अब एग्जिट हो जाएगा। हाँ अब एग्जिट हो गया, ठीक है। अब आपका सिंपली आप देख सकते हैं ये आपका लॉस आ चुका है 24,370 रुपये का। ये आपको ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन पे टिक करना है और बिजनेस पर्पस को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। करने के बाद में हम लोग स्क्रॉल करेंगे। ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भर चुकी है। इसको भरने के बाद में आपको सिंपली एग्जिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे आना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद में सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको ये डिटेल भरनी पड़ेगी। एक तो जहाँ पर नो और करना है, क्या जैसे ना वेदर असेसी एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, ये टीपी वाला केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला। यहाँ पे बस सिंपली आपको नो कर देना है ना। नो पे क्लिक करने के बाद में हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद में आपको फिर से दोबारा अगेन एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रीपेड टैक्सेस लिखा हुआ है। प्रीपेड टैक्सेस पे आपको जाना है। जो भी 26 ईएस है कंपनी का उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको व्यू एंड इम्पोर्ट फॉर्म 26 ईएस पे क्लिक करना है और सिंपली आपको डाउनलोड ईएस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कर देते हैं आपका 26 ईएस डाउनलोड हो जाता है और उसको भी आप व्यू भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो पासवर्ड याद रखना, पासवर्ड यहाँ पे आपको मास्टर में डालना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं 26 ईएस आप कंपनी का चेक कर सकते हैं रिटर्न बनने से पहले। फिलहाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद में आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में 26 ईएस में टीडीएस की डिटेल भी होती है, आपने टैक्स कितना पेमेंट करा उसकी डिटेल होती है, तो काफ़ी सारी डिटेल होती है। ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको सिंपली देखिए आपकी तरफ से कंपनी की इन्फॉर्मेशन भर चुकी है। आप ये सब भरने की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय वो हमने कंप्लीट कर ली है। आपको सिंपली टी रिटर्न फॉर्म पे जाना है। टी रिटर्न फॉर्म पे जाने के बाद में आपको सिंपली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो कंपनी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना। ये तो आपकी लॉगिन आईडी है, पैन नंबर, इनकम टैक्स की साइट के लिए, और ये पासवर्ड है। ये पासवर्ड है, आपको पासवर्ड यहाँ पे एडिट करके डालना होगा। इसके बाद में हम लोग ई रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं। ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में टैक्स कैलकुलेशन एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो एक चीज और मैं दिखा दूँ आपको, नॉर्मल प्रोविजन इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है ना। इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई, कोई कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर आपका जो भी आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ITR 6 प्रिपेयर हुई है, अगर इसमें कोई एरर होती है तो वो आपकी ना जेसन फाइल जनरेट नहीं करेगा। तो यदि इसने जेसन फाइल जनरेट कर दी है तो इसका मतलब आपकी जो आपने रिटर्न प्रिपेयर करी है उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है।
सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसको किसी लोकेशन पे सेव कर लेना है, क्योंकि मैं अभी ना आपको दिखाऊंगा कि आप इनकम टैक्स में कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया है इसे। सेव करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास डीएससी यहाँ पर नहीं है, डीएससी किसी और लोकेशन पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे और वहां से कैसे अपलोड होगा वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने ये जेसन फाइल सेव कर रखी है। अब हम लोग चलेंगे इनकम टैक्स की साइट पे और वहां से कैसे इसको अपलोड करेंगे। क्लियर है? तो सिंपली हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे आ चुके हैं। इनकम टैक्स की साइट पे आने के बाद में आपको ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको असेसमेंट या रेलिवेंट असेसमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा 21-22। तो रेलिवेंट हमने असेसमेंट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं ऑफलाइन। तो चूंकि अभी हम लोग ऑफलाइन सिलेक्ट करेंगे, ऑफलाइन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप सिलेक्ट करना है। टाइप में चूंकि ओरिजिनल रिटर्न है तो हम लोग 139(1) पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको ITR सिलेक्ट करनी है। ITR 6 है हमारी, तो ITR हम 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में जो आपकी जेसन फाइल थी उसको यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। जेसन फाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी डेस्कटॉप पे सेव है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं और जो हमारी ITR 6 है जेसन फाइल, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं आपकी जेसन फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी हम लोग आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको सिंपली करना क्या है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे कंप्लीट पे टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने के बाद में ई इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन बाय DSC इस पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करना, आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड EM साइनर। यस, हम डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं EM साइनर। अगर आपके डेस्कटॉप पे EM साइनर इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके EM साइनर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में जो प्रोवाइडर है जिसका DSC है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ई पास का DSC है। इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट, जो भी डायरेक्टर है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा DSC का। पासवर्ड डालने के बाद में आपको साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन पे क्लिक कर देंगे आपकी रिटर्न क्या हो जाती है, सबमिट। क्या? तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, किस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे ITR 6। तो ये मैंने आपको बताया था ऑफलाइन मोड में कैसे सबमिट करेंगे। तो ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ITR 6 कंप्लीट हो जाती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी वीडियो थी, किस तरीके से हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर टैक्स की सहायता से, और इनकम टैक्स की साइट पे कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।